मुंबई की चकाचौंध भरी रोशनियों के पीछे एक युवा जिंदगी रात के अंधेरे में खत्म हो गई। 27वीं मंजिल से एक घातक गिरावट, इस चमक दमक वाले महानगर के बीच एक मुरझाई हुई खूबसूरती। मामले को शुरुआत में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, एक व्यक्तिगत त्रासदी का जामा पहनाया गया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई एक क्रूर साजिश, नैतिक पतन और अंधेरी ताकत की गहरी खाई थी। हथियारों ने अपने गुनाहों को अपनी मुस्कुराहट और हैसियत के नकाब में छिपा लिया, यह मानते हुए कि कानून के हाथ उन तक कभी नहीं पहुंचेंगे। सुबह के 4:30 बजे मुंबई अभी भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर कुछ पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं और मेहनती सफाई कर्मचारियों की झाड़ू की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। बांद्रा के आलीशान आवासीय परिसर द एलिसियन टावर्स में, जिसे अरबपतियों का आसमानी महल कहा जाता था, लगभग पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। छत पर बना इन्फिनिटी पूल अब भी धुंधले तारों को प्रतिबिंबित कर रहा था। करीने से कटी हुई घास की चादर अभी भी रात की ओस से भीगी थी। लक्ष्मी, एक सफाई कर्मचारी जो लगभग 5 सालों से इस इमारत से जुड़ी हुई थी, ने हर दिन की तरह अपना काम शुरू किया। इस आलीशान परिसर की चुप्पी को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज़ उसकी कचरा गाड़ी के पहियों की चरमराती ध्वनि थी। जब वह सेंट्रल फाउंटेन एरिया के पास पहुंची तो एक असामान्य दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। सफ़ेद संगमरमर से बनी देवी की मूर्ति के चरणों के पास महंगे ग्रेनाइट फर्श पर एक अजीब सी चीज़, एक बेजान ढेर पड़ा था। पहले तो उसे लगा कि यह कचरे का एक थैला है जिसे किसी ने लापरवाही से फेंक दिया है। झुंझलाते हुए वह अपनी गाड़ी को पास ले गई ताकि उसे जल्दी से साफ कर सके, लेकिन कुछ ही मीटर की दूरी पर एक तीखी गंध उसकी नाक में घुसी, जिससे वह ठिठक गई। बगीचे के लैंप पोस्ट से आती पीली रोशनी ने उसके सामने की चीज़ को और स्पष्ट कर दिया। यह कचरा नहीं था, इसका आकार एक इंसान जैसा था। लक्ष्मी के हाथ से झाड़ू छूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे एक सूखी थप की आवाज़ हुई। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए, एक भयानक चीख को रोकने की कोशिश करते हुए जो उसके सीने से बाहर निकलने को बेताब थी। एक युवा महिला का शरीर पतले रेशमी नाइट गाउन में एक अप्राकृतिक टूटे हुए आसन में पड़ा था। उसके लंबे काले बाल रात की ओस और एक गहरे रंग के तरल पदार्थ से भीगे हुए थे, जो उसके चेहरे पर चिपक गए थे, जिससे उसकी पहचान लगभग नामुमकिन हो गई थी। उसके चारों ओर खून का एक पोखर जमना शुरू हो गया था, जो हल्के रंग के पत्थर के फर्श पर एक भयानक काला घेरा बना रहा था। यह दुखद और मौत का मंजर द एलिसियन टावर्स की भव्यता और शान के बिल्कुल विपरीत था। आखिरकार लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाई। एक दिल दहला देने वाली चीख ने शांत वातावरण को चीर दिया। कुछ ही मिनटों में इमारत की सुरक्षा टीम दौड़ती हुई आई। इस त्रासदी को देखकर हर किसी का चेहरा पीला पड़ गया था। अलार्म बजने लगे और बालकनियों की बत्तियां जलने लगीं। पूरा महल भ्रम और भय में जाग गया। रहवासियों के आंतरिक चैट ग्रुपों में रहस्यमयी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कौन है? क्या वह हमारी इमारत से है? जरूर कोई कर्ज में डूबा होगा या प्यार में धोखा मिला होगा। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद क्या बचेगा? मैंने सुना है कि वह बहुत छोटी लड़की थी, शायद 30वीं मंजिल के किसी सेठ की मेहमान थी। अफवाहें और अटकलें लगातार फैल रही थीं। कुछ का मानना था कि यह आलीशान जीवन के दबाव के कारण आत्महत्या थी। दूसरों ने जोर देकर कहा कि यह नशे की हालत में हुई एक दुर्घटना थी, लेकिन कहीं निजी संदेशों में एक अस्पष्ट भय धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। दृश्य बहुत भयानक लग रहा है। क्या यह एक हत्या हो सकती है? उस भयानक चीख के महज 15 मिनट बाद डीसीपी विक्रम सिंह और उनकी क्राइम ब्रांच की टीम द एलिसियन टावर्स में मौजूद थी। उन्होंने एक नज़र में घटनास्थल का मुआयना किया। शरीर घास पर नहीं, बल्कि फाउंटेन लॉबी के ग्रेनाइट फर्श पर पड़ा था। इससे खून का गहरा पोखर और पीड़िता का अप्राकृतिक रूप से टूटा हुआ शरीर और भी भयावह लग रहा था। फिसलने या घसीटने का कोई निशान नहीं था, केवल एक ही प्रभाव क्षेत्र था। प्रारंभिक रिपोर्ट, सर, एक युवा फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने पास आकर सतर्कता से कहा। पीड़िता एक महिला है। उम्र लगभग 20-25 साल। ऊंचाई से गिरने के कारण अत्यधिक प्रभाव से मौत हुई है। हड्डियों और आंतरिक अंगों को हुए नुकसान के आधार पर ऊंचाई 25वीं मंजिल या उससे अधिक हो सकती है। मौत का अनुमानित समय सुबह 1 से 2 बजे के बीच है। डीसीपी सिंह ने सिर हिलाया। उनकी पैनी नजरें शव से नहीं हटीं। लैंडिंग की जगह बहुत साफ है। उन्होंने बुदबुदाया, एक आत्महत्या के लिए बहुत ज्यादा साफ। जो लोग कूदते हैं वे अक्सर घबराहट में होते हैं। शरीर अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं करता है, जिससे जटिल हलचल होती है। लेकिन यहां पीड़िता सीधे नीचे गिरी, लगभग एक ही बिंदु पर। यह या तो एक अजीब संयोग है या गिरने से पहले पीड़िता पूरी तरह से बेहोश थी।
पहचान स्थापित करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। पहचान चिन्हों और प्रबंधन से मिली जानकारी के आधार पर पीड़िता की पुष्टि 24 वर्षीय अनन्या शर्मा के रूप में हुई, जो पेंटहाउस 2701 की मालकिन थी। इस नाम ने तुरंत जांच टीम में एक छोटी सी हलचल पैदा कर दी। हर कोई इस मशहूर ग्लैमर क्वीन को जानता था, जो दौलत और सफलता का प्रतीक थी। अपने ही आलीशान घर में उसकी मौत एक क्रूर विरोधाभास पैदा कर रही थी। अपार्टमेंट 2701 की तलाशी का आदेश तुरंत दिया गया। अंदर एक आलीशान, ठंडा और संदेहास्पद रूप से व्यवस्थित स्थान ने उनका स्वागत किया। कोई सुसाइड नोट नहीं, संघर्ष या हाथापाई का कोई संकेत नहीं। सब कुछ कीटाणुरहित रूप से साफ था। ड्रेसिंग टेबल पर गहनों का डिब्बा आधा खुला था। लिपस्टिक की छड़ी लुढ़की हुई थी, जैसे कि उसकी मालकिन अभी अभी जल्दबाजी में गई हो, लेकिन बाहर से जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। बेडरूम की जांच करते समय एक युवा जासूस ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विवरण देखा। हाथीदांत के रंग की महंगी बेडशीट पर कुछ असामान्य सिलवटें थीं, जैसे किसी ने उसे लापरवाही से सीधा करने की कोशिश की हो। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्होंने बिस्तर के पास मोटे फर वाले कालीन को उठाया, तो उन्हें पुरुषों की शर्ट का एक कफ लिंक मिला, जिसमें काले पत्थर जड़े हुए थे, जो बहुत विशिष्ट था। यह अनन्या के किसी भी कपड़े से मेल नहीं खाता था। उसी समय इमारत के सुरक्षा प्रणाली की जांच ने एक चौंकाने वाला परिणाम दिया। 27वीं मंजिल के गलियारे, लिफ्ट और मुख्य लॉबी के सभी कैमरा डेटा पिछली रात 10:00 बजे से आज सुबह 4:00 बजे के बीच के गायब हो गए थे। सुरक्षा शिफ्ट के प्रमुख, एक अधेड़ उम्र के पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने कांपते हुए बताया कि एक अचानक सिस्टम में खराबी आ गई थी, जिससे सर्वर को रीबूट करना पड़ा और डेटा खो गया। सिस्टम में खराबी ने केवल सबसे महत्वपूर्ण स्थानों से ठीक 6 घंटे का डेटा हटा दिया था। डीसीपी सिंह मन ही मन मुस्कुराए। यह कोई खराबी नहीं थी, यह जानबूझकर सबूत मिटाने की कार्रवाई थी। कोई फोन नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं, लेकिन एक अजनबी कफलिंक और बेशर्मी से मिटाया गया कैमरा डेटा। मामला आधिकारिक तौर पर आत्महत्या के संदेह से एक संगठित हत्या में बदल गया था। एक उत्तम योजना बनाई गई थी, लेकिन हत्यारे, चाहे कितने भी सावधान क्यों न हों, एक घातक गलती कर गए थे। जब पूरा मुंबई ग्लैमर क्वीन अनन्या शर्मा की दुखद मौत पर चर्चा कर रहा था और पुलिस बल सच्चाई का पता लगाने के लिए समय के इलार दौड़ रहा था, शहर के अन्य कोनों में कुछ लोगों का जीवन अजीब तरह से सामान्य रूप से चल रहा था। जिला 3 के एक आलीशान फोटोग्राफी स्टूडियो में 34 वर्षीय मशहूर फैशन फोटोग्राफर रोहन मेहरा एक फैशन पत्रिका के लिए शूट का निर्देशन कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से केंद्रित था, उसकी पैनी आंखें लेंस के माध्यम से देख रही थीं, युवा मॉडल के हर पल को कैद कर रही थीं। रोहन इंडस्ट्री में एक पूर्णतावादी और प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। किसी ने भी उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। एक लाइट के गलत कोण पर रखे जाने पर उसकी सामान्य झुंझलाहट के अलावा शूट के बीच में उसने लापरवाही से अपना फोन स्क्रॉल किया, अनन्या की मौत के बारे में खबरें पढ़ीं और फिर नाटकीय ढंग से आह भरी। एक प्रतिभा के लिए बहुत दुख की बात है, आजकल के युवाओं पर बहुत दबाव है। वहां से ज्यादा दूर नहीं, जिला 1 में एक हाई एंड रियल एस्टेट ब्रोकरेज कार्यालय में 52 वर्षीय सुरेश अग्रवाल एक महत्वपूर्ण भागीदार से मिल रहे थे। मोटे पेट और गंजे सिर वाले इस टाइकून ने, जिसे कुछ बिखरे हुए बालों से ढकने की कोशिश की गई थी, अपना आत्मविश्वासी, उदार व्यवहार बनाए रखा। वह जोर से हंसे, अपने साथी की पीठ थपथपाई और करोड़ों रुपये की जमीन परियोजनाओं पर चर्चा की। कभी कभी वह चाय परोस रही युवा सुंदर सचिव पर नजर डालते, उनकी आंखों में वही पुरानी अधिकार की भावना चमकती। अग्रवाल के लिए पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था, जमीन और हैसियत से लेकर युवा सुंदर लड़कियों तक। अनन्या जैसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की मौत ने शायद उन्हें केवल एक निवेश खोने के लिए क्षण भर के लिए परेशान किया। दुहक की कोई भावना नहीं थी। और 47 वर्षीय प्रकाश राठौड़, चालाक और अनुभवी मैनेजर, जिसने अनन्या को उसके शुरुआती दिनों से संभाला था, एक बगीचे वाले कैफे में कुछ अन्य युवा लड़कियों से मिल रहा था। प्रकाश ने बहुत दुखी होने का नाटक किया, लगातार अपनी प्रतिभाशाली लेकिन अभागी छोटी बहन के बारे में कहानियां सुना रहा था। वह बहुत प्यारी थी, लेकिन अंतर्मुखी थी। शायद वह प्रसिद्धि का दबाव नहीं झेल सकी। प्रकाश ने इंडस्ट्री में नई मॉडलों से कहा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन एक भी आंसू नहीं था। वह अनन्या की त्रासदी को एक चेतावनी की कहानी में बदल रहा था और इसके माध्यम से अपने नए शिकारों पर अपना नियंत्रण कस रहा था। 3 आदमी, 3 अलग अलग पृष्ठभूमि,
लेकिन सभी ने त्रासदी से कोई संबंध न होने का नाटक किया। इस बीच क्राइम ब्रांच मुख्यालय में डीसीपी सिंह और उनकी टीम किसी भी विवरण को नजरअंदाज नहीं कर रही थी। काले पत्थर वाला कफलिंक फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। परिणाम से पता चला कि यह एक इतालवी लग्जरी मेंसवियर ब्रांड का उत्पाद था, एक सीमित संस्करण। भारत में इस ब्रांड के वीआईपी ग्राहकों की सूची की जांच करने और पीड़िता के सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करने के बाद 3 नाम तुरंत संदेह के घेरे में आ गए। रोहन मेहरा, सुरेश अग्रवाल और प्रकाश राठौड़ तीनों ग्राहक सूची में थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनन्या शर्मा के साथ उनके घनिष्ठ व्यावसायिक और कामकाजी संबंध थे। निर्णायक सुराग एक अप्रत्याशित स्रोत से आया। अनन्या के अपार्टमेंट के ठीक नीचे 26वीं मंजिल के अपार्टमेंट की एक अंशकालिक नौकरानी ने स्वेच्छा से पुलिस से संपर्क किया। उसने बताया कि आधी रात के करीब उसने ऊपर से बहुत तेज संगीत की आवाज़ सुनी, जिसमें झगड़े और चीज़ों के टूटने की आवाज़ें भी मिली हुई थीं। लेकिन जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा डरा दिया वह यह थी कि सुबह 1 बजे के बाद उसने अपनी बालकनी पर एक बहुत ज़ोरदार थप की आवाज़ सुनी, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। अगली सुबह सफाई करते समय उसे एक चांदी की ऊंची एड़ी की सैंडल मिली, जिसका पट्टा टूटा हुआ था, जो कागज़ के फूलों की बेलों में फंसी हुई थी। यह उस जोड़ी की दूसरी सैंडल थी जिसे अनन्या ने उस रात पहना था। सबूत पर्याप्त थे, गवाह मौजूद थे। फंदा धीरे धीरे उन अपराधियों के चारों ओर कस रहा था जो अभी भी लापरवाही से अपना नाटक कर रहे थे। चौथे दिन हर जांचकर्ता के कंधों पर दबाव बढ़ गया। जनता जवाब मांग रही थी, लेकिन सीधे सबूत अभी भी एक लगभग अभेद्य दीवार थे। अपार्टमेंट 2701 की बालकनी की ओर कोई कैमरा नहीं था। यह एक घातक अंधा स्थान था, एक आदर्श ढाल जिसकी गणना अपराधियों ने बहुत सावधानी से की थी। डीसीपी विक्रम सिंह और उनकी टीम को अपनी पहुंच बदलनी पड़ी। वे हत्या के सबूत नहीं, बल्कि उसे छिपाने के सबूत खोज रहे थे। अगर वे निर्दोष हैं तो उन्हें सबूत मिटाने की जरूरत नहीं होगी, उन्होंने एक तनावपूर्ण बैठक में जोर देकर कहा। और इसी दिशा से सफलता मिली। तकनीकी टीम ने कई प्रयासों के बाद आखिरकार सुरक्षा सर्वर से हटाए गए डेटा का एक हिस्सा पुनर्प्राप्त कर लिया। यह एक आदर्श वीडियो नहीं था, बल्कि अलग थलग पैचवर्क फ्रेम थे। 22-15 27वीं मंजिल के गलियारे के कैमरे की तस्वीरें। प्रकाश राठौड़ और रोहन मेहरा अनन्या शर्मा को सहारा दे रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से होश में नहीं है, और उसे अपार्टमेंट 2701 में ले जा रहे हैं। 22:48 लिफ्ट का कैमरा। सुरेश अग्रवाल अंदर आता है, हाथ में एक प्रसिद्ध शराब की दुकान से एक कागज का थैला है, और 27वीं मंजिल का बटन दबाता है। 0:30 एक घातक सन्नाटा। लगभग 2 घंटे तक कोई तस्वीर नहीं। 2:31 डेटा गैप के बाद 27वीं मंजिल के गलियारे के कैमरे से पहली तस्वीर। अपार्टमेंट 2701 का दरवाज़ा खुलता है। रोहन और प्रकाश पहले बाहर निकलते हैं। उनके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, चेहरे पर खून की एक बूंद नहीं। सुरेश उनके पीछे आता है, लगातार रूमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा है। तीनों जल्दी से आपातकालीन लिफ्ट में जाते हैं, मुख्य लिफ्ट में नहीं। 2:45 बेसमेंट गैराज का कैमरा। सुरक्षा शिफ्ट का प्रमुख प्रकाश की काली एसयूवी की ओर जाता है। कुछ सेकंड बाद वह वापस आता है, जल्दी से अपनी जेब में कुछ डालता है जो नोटों की एक मोटी गड्डी जैसा दिखता है। शरीर को फेंकने का कोई दृश्य नहीं, सफाई का कोई दृश्य नहीं, लेकिन घटनाओं की यह श्रृंखला पर्याप्त से अधिक थी। उनके जाने का समय पीड़िता की मौत के समय और कैमरा सिस्टम में खराबी के समय से संदेहास्पद रूप से मेल खाता था। सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध हरकत आखिरी तिनका थी। तत्काल गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए गए। गिरफ्तारी की योजना हर विवरण के साथ बनाई गई थी। 3 टीमें एक साथ हरकत में आईं। रोहन मेहरा को स्टूडियो में गिरफ्तार किया गया। वह स्तब्ध था, अपनी अकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कांपते पैरों ने सब कुछ बयां कर दिया। सुरेश अग्रवाल को हवाई अड्डे पर रोका गया जब वह एक अचानक व्यावसायिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था। टाइकून ने अभी भी एक श्रेष्ठ रवैया बनाए रखा, ठंड से कहा, मेरा वकील आपसे संपर्क करेगा। लेकिन उसके गंजे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। सबसे मुश्किल हमला प्रकाश राठौड़ पर लक्षित था। ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े लोमड़ी ने खतरे को सूंघ लिया था। घर पर रहने के बजाय वह मुंबई के बाहरी इलाके के एक जटिल क्षेत्र में एक छोटे से 4 दीवारी वाले घर में छिपा हुआ था। जब विशेष बल पहुंचे तो उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। अंदर से एक तीखी चीख आई, सब चले जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा।
तुरंत बाद एक सूखी धमाके की आवाज हुई और एक गोली एक कमांडो की बैलिस्टिक शील्ड में जा लगी। प्रकाश राठौड़ के पास एक बंदूक थी। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। पूरे क्षेत्र को घेरने का आदेश दिया गया। लाउडस्पीकर पर उसे लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा रहा था। प्रकाश, तुम घिर चुके हो, हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर करो। डीसीपी सिंह की आवाज जोरदार थी। जवाब में एक और गोली पास के घर की खिड़की का शीशा तोड़ गई। प्रकाश स्पष्ट रूप से अत्यधिक घबराहट की स्थिति में था, कुछ भी करने को तैयार। एक मजबूत हमले की योजना पर विचार किया गया, लेकिन नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। लगभग 1 घंटे की खींचतान के बाद विशेष टीम ने खिड़की के माध्यम से अंदर आंसू गैस के गोले फेंके। धुएं के गुब्बार में प्रकाश लड़खड़ाता हुआ बाहर भागा। हाथ में अभी भी बंदूक थी, आंखें खून से लाल थीं। उसने आखिरी बार अंधाधुंध गोली चलाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, एक परछाई उस पर झपटी। यह एक अनुभवी जासूस था। एक सटीक और शक्तिशाली पकड़, बंदूक जमीन पर गिर गई। प्रकाश राठौड़, सबसे हिंसक और आक्रामक, अंततः काबू में था। उसकी निराश गर्जना ठंडी हथकड़ियों की खनक में डूब गई। पूछताछ कक्ष में अकाट्य सबूतों का सामना करते हुए तीनों अपराधियों की चुप्पी की दीवार पूरी तरह से ढह गई। उनका अनाड़ी शुरुआती नाटक जल्द ही टूटे फूटे बयानों में बदल गया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक साथ मिलकर उस घातक रात को अपार्टमेंट 2701 के अंदर जो कुछ हुआ था उसकी एक पूरी, नग्न और भयानक तस्वीर पेश की। सब कुछ प्रकाश राठौड़ के एक गुस्से भरे फोन कॉल से शुरू हुआ। अनन्या शर्मा की एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट, एक अपरिपक्व युद्ध की घोषणा ने मैनेजर के गुस्से को भड़का दिया था। प्रकाश को एहसास हुआ कि जिस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को उसने इतनी मेहनत से पाला था, जिस गुलाम को उसने हमेशा नियंत्रित किया था, अब उसके पंख निकल आए थे और वह अपने मालिक के हिला जाने का इरादा रखती थी। गुप्त अनुबंधों, रिकॉर्डिंग और संदेशों का अस्तित्व जो अनन्या के पास थे, एक टाइम बम था जो प्रकाश, रोहन और सुरेश द्वारा बनाए गए करियर, परिवार और हैसियत को नष्ट कर सकता था। एक गुप्त बैठक हुई। प्रकाश अपनी तानाशाही प्रकृति के साथ बोला, हम उसे अपना मुंह नहीं खोलने दे सकते। हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वह हमेशा के लिए चुप हो जाए। सुरेश अग्रवाल, जो अनन्या को अपनी संपत्ति समझता था, जब उसकी संपत्ति उसके हाथों से निकलना चाहती थी तो उसका अहंकार आहत हुआ। वह इस बात पर सहमत हुआ कि उसे सबका सिखाने की जरूरत है। रोहन मेहरा, जो हमेशा खुद को अनन्या की सुंदरता का निर्माता मानता था, एक रुग्ण ईर्ष्या से ग्रस्त था। जब उसने देखा कि उसकी प्रेरणा के रिश्ते उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, तो तीनों ने जल्दी से एक क्रूर योजना पर सहमति व्यक्त की। उसे मारना नहीं, बल्कि उसकी गरिमा को नष्ट करना, एक अकाट्य सबूत बनाना, ताकि उसे हमेशा के लिए बांधा जा सके। रोहन की जन्मदिन की पार्टी एक आदर्श जाल बन गई। उन्होंने एक दोस्ताना नाटक किया, लगातार अनन्या को शराब पिलाते रहे। युवा लड़की खुशनुमा माहौल में और अपनी सतर्कता खोकर बहुत ज्यादा पी गई। जब उन्होंने देखा कि वह नशे में धुत है, तो रोहन ने इशारा किया। तभी उसने चुपके से उसके कॉकटेल ग्लास में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक एफ्रोडिसिएक डाल दिया, जिसे प्रकाश ने तैयार किया था। शक्तिशाली दवा ने जल्दी से अपना असर दिखाया। अनन्या ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। उसका सिर चकरा रहा था, उसका शरीर जल रहा था। उसकी स्थिति का फायदा उठाते हुए रोहन और प्रकाश ने चिंता का नाटक करते हुए उसे पार्टी से बाहर निकाला। आसपास के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करते हुए कहा कि वे उसे आराम करने के लिए उसके अपार्टमेंट में ले जा रहे हैं। इनकी कलाम के बाद जब अपार्टमेंट 2701 का दरवाजा बंद हुआ, तो राक्षसों के असली चेहरे सामने आए। अनन्या ने अपनी बची हुई धुंधली चेतना में खतरे को महसूस किया। उसने संघर्ष करने और चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। प्रकाश के एक जोरदार थप्पड़ ने उसे स्तब्ध कर दिया। तुरंत बाद सुरेश अग्रवाल भी आ गया, हाथ में एक महंगी शराब की बोतल लिए, जैसे कि जश्न मनाने आया हो। असली नरक शुरू हुआ। वे उसे बेडरूम में घसीट ले गए। प्रकाश ने ठंड से रोहन को आदेश दिया, तुम वीडियो बनाओ, उसका चेहरा साफ साफ रिकॉर्ड करो। यह चीज उसे जिंदगी भर बांध कर रखेगी। शराब, नशीली दवाओं और पाशविकता के उन्माद में तीनों लोगों ने मिलकर युवा लड़की के शरीर को रौंद डाला। वे अब सफल पुरुष नहीं थे, बल्कि 3 जंगली जानवर थे जो अपने शिकार को चीर फाड़ रहे थे। उन्होंने उसे धोखा देने के इरादे के लिए सजा के रूप में प्रताड़ित किया, अपने रुग्ण स्वामित्व को फिर से स्थापित करने के एक तरीके के रूप में। अपराध के बीच में प्रकाश ही वह पहला व्यक्ति था जिसने कुछ असामान्य देखा।
अनन्या का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। सबसे छोटी प्रतिक्रिया भी बंद हो गई। उसने उसे जोर से हिलाया, कोई कराहना नहीं। उसने अपना कान उसकी छाती पर लगाया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। यह मर गई है, प्रकाश ने बुदबुदाया। पूरा कमरा जम गया। रुग्ण उत्साह गायब हो गया। उसकी जगह अत्यधिक भय ने ले ली। रोहन सबसे पहले घबराया, हकलाते हुए एम्बुलेंस बुलाने की मांग करने लगा, लेकिन प्रकाश ने उसका कॉलर पकड़ लिया, फुसफुसाते हुए, पागल हो? एम्बुलेंस बुलाने का मतलब है पुलिस को बुलाना। हम सब जेल जाएंगे। सुरेश, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने जल्दी से स्थिति को समझ लिया। टाइकून केवल इस बात की परवाह करता था कि सजा से कैसे बचा जाए। प्रकाश की चालाकी और क्रूरता एक बार फिर सामने आई। उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और सफाई अभियान का कमांडर बन गया। यहां सुनो, प्रकाश ने कहा, केवल एक ही रास्ता है, एक नकली दृश्य बनाना। यह एक आत्महत्या है। 27वीं मंजिल से गिरने से उसके सारे आंतरिक अंग नष्ट हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक सावधानीपूर्वक सफाई शुरू हुई। उन्होंने एक पेशेवर टीम की तरह काम किया। एक को बेडशीट, फर्श और दरवाजे के हैंडल से सभी जैविक निशानों को साफ करने के लिए अल्कोहल का उपयोग करने का काम सौंपा गया। उन्होंने सभी बेडशीट और तकिए के कवर उतारे और उन्हें एक काले कचरे के बैग में डाल दिया। दूसरे ने फटे हुए कपड़े, शराब के गिलास और कोई भी चीज एकत्र की जिसमें उंगलियों के निशान या डीएनए हो सकते थे। अनन्या का फोन और वह फोन जिससे रोहन ने वीडियो बनाया था, सबसे खतरनाक सबूत थे। प्रकाश ने अपार्टमेंट के टूल बॉक्स से एक छोटा हथौड़ा इस्तेमाल किया, उन्हें ग्रेनाइट फर्श पर रखा और उन्हें सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने सावधानी से सब कुछ एक प्लास्टिक बैग में एकत्र किया, उसे कसकर बांधा और उसे सुरेश को दे दिया, जिसका घर जाने का रास्ता एक सुनसान, अंधेरी नहर के पास से गुजरता था, ताकि उसे फेंक सके। अंदर के सभी निशान हटा दिए जाने के बाद अंतिम और सबसे क्रूर चरण को अंजाम दिया गया। प्रकाश और सुरेश ने मिलकर अनन्या के ठंडे शरीर को बालकनी में पहुंचाया। एक बेजान शरीर का भारीपन उन्हें ताकत लगाने पर मजबूर कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसे रेलिंग पर रखा और जोर से धक्का दे दिया। रात में एक सूखी सर्र की आवाज हुई और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। नाटक को पूरा करने के लिए प्रकाश ने सुरक्षा शिफ्ट के प्रमुख को फोन किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वह जानता था कि उसे जुए की लत है। फोन पर एक त्वरित सौदा हुआ। 50 लाख रुपए तुरंत स्थानांतरित कर दिए गए। बदले में चुप्पी और गोल्डन आवर के दौरान सिस्टम में खराबी के कारण सभी कैमरा डेटा का नुकसान। तीनों आपातकालीन निकास का उपयोग करके इमारत से निकल गए, मुंबई की रात के अंधेरे में घुल मिल गए, यह विश्वास करते हुए कि उनके अपराध पूरी तरह से दफन हो गए थे। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उनके घृणित विस्तृत बयानों ने उनके भाग्य पर मुहर लगा दी। बाद में अदालत ने उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए सबसे कठोर और उचित सजा सुनाई। प्रकाश और सुरेश को मौत की सजा, रोहन को आजीवन कारावास। यह केवल एक सजा नहीं थी, बल्कि नैतिक पतन, क्रूरता और मानव जीवन की अवहेलना के लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बारे में एक कड़ी चेतावनी थी। अनन्या शर्मा का मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के अंधेरे कोनों की एक दर्दनाक झलक भी है। यह दिखाता है कि चकाचौंध के पीछे नैतिक पतन की खाई हो सकती है, और ताकत या पैसा कभी भी अपराध को छिपा नहीं सकता। यह मामला एक महंगा सबका है, हम सभी के लिए एक चेतावनी। हमें खुद को प्याज से बचाना सीखना चाहिए और कभी भी महत्वाकांक्षा को मानवता पर हावी नहीं होने देना चाहिए।